हेलो दोस्तों, मैं नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। दोस्तों, सबसे पहले जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जैसे कि पता है अपने को कि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और कृष्ण भगवान जो है वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपने को पता है कि अपनी 5000 प्रश्न की जो है महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही है, जिसमें आज मैं आपको पार्ट नंबर 5 देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, एक बार और बता दूं, अगर कोई नए विद्यार्थी अगर देख रहे हैं इसको, तो मैं बता दूं कि 5000 प्रश्न में 50 प्रश्न मैं आपको डेली उपलब्ध करवाऊंगा। और जिसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान, भारत का इतिहास, भारतीय कला संस्कृति, भारत का भूगोल, विश्व का इतिहास और विश्व का भूगोल। ये 6 सब्जेक्ट ये कवर अपन करते चल रहे हैं। ठीक है, हिंदी और विज्ञान के लिए अलग से वीडियो दिए गए हैं। विज्ञान के वीडियो यूट्यूब पर डलना शुरू हो गए हैं, 2 पार्ट डल चुके हैं विज्ञान के, और कंटिन्यू ये डलते रहेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी एडिटिंग में और वॉल्यूम में, कि वॉल्यूम कम आ रहा था, मगर अब उसको भी सुधार दिया गया है। ठीक है, तो वो भी अलग से देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, आपको पता ही होगा अगली जो सूचना रहती है अपनी कि 5000 प्रश्न जो उपलब्ध करवा रहा है उसका टेस्ट भी होगा। और इनामी टेस्ट ये मोबाइल के माध्यम से होगा, मोबाइल ऐप से लिया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, क्योंकि टेलीग्राम पे कभी कभी क्यूज रुक जाती है, टेस्ट रुक जाता है। ठीक है, ज़्यादा बच्चे टेस्ट देते हैं तो ये टेस्ट 2 लूँगा मैं। 2 टेस्ट में पहला टेस्ट जो होगा 2500 प्रश्न के बाद होगा। टॉप 3 विद्यार्थियों को 6 माह के लिए ऑनलाइन टेस्ट की आईडी फ्री मिलेगी, चाहे वो कोई से भी टेस्ट की आईडी मुझसे लें। और 5000 प्रश्न के बाद दूसरा टेस्ट होगा, जिसमें टॉप 3 विद्यार्थियों को 1100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अपने 2 टेस्ट लिए जाएंगे। टेस्ट लेने का ये फ़ायदा होता है कि आप लोग अपनी तैयारी चेक कर सके कि भाई अपन कितने पानी में हैं, अभी कितना अपन ने पढ़ा है, कितना अपने को याद है। ऐसा नहीं, टोटली टाइम वेस्ट नहीं होना। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन आज से। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान की जब रचना हो रही थी, भारतीय संविधान जब बन रहा था, तो सबसे आखिरी अधिनियम जो आया था, हालांकि वो भारत परिषद अधिनियम 1947 आया था, मगर जब तक देश आज़ाद हो चुका था। और संविधान पर सबसे ज़्यादा छाप छूटने वाला जो अधिनियम था वो 1935 का अधिनियम था, जिसको भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसमें कहा गया था कि इसी के माध्यम से, इसी अधिनियम के माध्यम से तुम्हारा संविधान तैयार किया जाए, और जब तक संविधान बनके तैयार नहीं हो जाता तब तक भारत जो है वो 1935 के अधिनियम के तहत ही चलेगा। 1935 के अधिनियम के तहत जो कानून लिखे गए थे उसी कानून के हिसाब से भारत चलेगा। ठीक है, तो सबसे जो गंभीर प्रभाव छूटे हैं वो छूटे हैं 1935 के अधिनियम के। ठीक है, आंसर हो जाएगा अपना डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा का गठन किया गया था। अपने को पता है कि संविधान सभा का गठन किया गया था, और संविधान सभा के जो गठन हुआ था उसमें जो संविधान बना था उसमें तब तक 299 व्यक्ति बचे थे तो टोटल। ठीक है ना, तो उसमें जो थे कौन नहीं थे, कौन शामिल नहीं थे संविधान सभा में? तो उसमें जो शामिल नहीं थे वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं किए गए थे। राजेंद्र प्रसाद के, मुंशी अबुल कलाम जो थे वो शामिल किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ठीक है, कि भाई जो भारत का संविधान सभा गठित करना है तो किस आधार पर किया जाएगा? ठीक है, किसके प्रस्ताव पर किया जाएगा? तो ये जो था, अपने को पता है कि सबसे पहले 1947 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम आया था, मैंने अभी बताया पहले क्वेश्चन में आपको। ठीक है, और फिर बताया कि सबसे आखिरी अधिनियम जो आया था कौन सा आया था? 1947 का, जिसको अपन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जानते हैं, 1947। ठीक है ना, तो गठित करने का जो आधार था वो क्या था? 1947 का। और सबसे गंभीर प्रभाव जो छूटे हैं वो किसके छूटे हैं? 1935 के अधिनियम के। ठीक है, हालांकि मैं पूरे अधिनियम एक बार बताऊंगा कि सबसे पहले जो अधिनियम आया था वो कब आया था? 1773 में। सबसे पहला अधिनियम जो आया था 1773 का अधिनियम आया था। 1773 का आया था। 1773 के बाद जो आया था वो 1792। ठीक है, 1792 में आया था। फिर उसके बाद आया था 1800
13, 1833, 1853, ठीक है। 1853 के बाद जो अगला अधिनियम आया था वो 1857, फिर 1861, फिर आया था 1861 के बाद सीधे 1892 में, फिर उसका आया था 1909, फिर आया था 1919, फिर आया था 1935 और लास्ट का आया था 1947। ये थे पूरे अधिनियम इनके, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल अधिनियम आए थे, मगर अब बहुत मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में। अभी बात हो रही है सबसे गंभीर प्रभाव की, तो 1935 और सबसे गठित करने का आधार माना गया 1947 का अधिनियम, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जब लोकसभा बनी थी तो स्वाभाविक बात है कि स्वतंत्र हो ही गया होगा भारत, गुलाम में तो थी नहीं वो, ठीक है। तो पहला जो अध्यक्ष था लोकसभा का वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, अर्थात जीवी मावलंकर। यहाँ शॉर्टकट में लिखा हुआ है जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 5 देखेंगे, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? यानी संवैधानिक सलाहकार जो थे वो कौन थे? तो भारत के संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे, ठीक है। BN राव का संवैधानिक सलाहकार घोषित किया गया था। आंसर हो जाएगा अपना सी, BN राव। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया, कब स्वीकृत किया गया, कब अंगीकार किया गया, कब अपनाया गया, ठीक है। आंसर सबका एक ही है। क्या आंसर है सबका? आंसर है 26 नवंबर 1949, ठीक है। अगर कोई 26 जनवरी 1950 सोच रहा है तो वो गलत है। इसका आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949। क्यों? क्योंकि देखो दो शब्दावली होती है, पहला कि संविधान को कब अपनाया गया और दूसरा संविधान को कब लागू किया गया, ठीक है। क्लियर करना दोनों। कब अपनाया गया, तो वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1950 को, मतलब कब बनके तैयार हुआ था, तो वो 26 नवंबर 1950 को बनके 1949 को बनके तैयार हो गया था। और संविधान को कब लागू किया गया था, तो वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 50 में लागू हुआ था और 49 में बनके तैयार हो गया था, अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है, आंसर भी अलग अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री जो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, लौह पुरुष के नाम से जिन्हें जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन 9, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, ठीक है, किसने किया था? अब देखो, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहला चुनाव हुआ था राष्ट्रपति के लिए, उस समय चुनाव आयोग तो था नहीं, ठीक है, न निर्वाचन आयोग था न चुनाव आयोग था, फिर भी राष्ट्रपति चुन लिया गया था। क्यों? क्योंकि अपना संविधान बन के तैयार हो गया है, अपना जो उस समय वायसराय हुआ करता था वो छोड़ के चले गया भारत को, अब भारत में नेतृत्व करने के लिए कौन है? इसीलिए संविधान सभा द्वारा एक व्यक्ति को चुना गया जिसे राष्ट्रपति बनाया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? संविधान सभा के द्वारा, ठीक, आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान जो है वो पहली बार कलकत्ता में गाया था और 1911 में गाया गया था। तो 1911 कलकत्ता देखते कहाँ पर है, वो है डी में, ठीक है, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में पहला राष्ट्रगान गाया था। अपना राष्ट्रगान कौन सा है तो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, लजवाना मत कोई भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक है, जो भारतीय प्रतीक होते हैं, जैसे भारत रत्न की वगैरह बात करें, अशोक स्तंभ की बात करें, तो उसमें एक लाइन लिखी रहती है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहाँ से, किस उपनिषद से या फिर किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। क्वेश्चन 12 देखेंगे, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि वर्ण जो थे 4 प्रकार के माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, 4 प्रकार के वर्ण माने गए थे। तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी, जो व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवसाय करता था उसी को उसी प्रकार के
उसमें रख देता थे, वर्ण में रख देते थे। अगर कोई पंडित गिरी कर रहा है तो उसको ब्राह्मण मान लिया जाता था, ठीक है। पैदा होना जरूरी नहीं था, व्यवसाय पर आधारित था वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न, अन्न मतलब अनाज, मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था, ठीक है। तो मनुष्य ने सबसे पहले कौन से अनाज का उपयोग किया था, तो बताया है मैंने, सबसे पहले जौ, फिर गेहूं और उसके बाद रागी, ठीक है। ये 3 अनाज याद रखना सीक्वेंस से। पहले नंबर पे क्या था, जौ, दूसरे नंबर पे गेहूं और तीसरे नंबर पे रागी, चावल, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जो ऑप्शन में है, ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना, यव यानी जो। क्वेश्चन 14, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद से लिया गया है, यानी यज्ञ जो होते हैं, हवन वगैरह जो होते हैं, यज्ञ पूजा पाठ जो होती है, वो किस वेद से लिया गया, तो वो लिया गया यजुर्वेद से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 15, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी मानी गई है, तो ऐसा माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिन्हें नहीं पढ़ा गया, उनकी लिपि समझ में नहीं आई है कि लिपि कौन सी थी, जिन्हें पढ़ा नहीं गया है। कुछ साक्ष्य पढ़ लिए गए हैं, कुछ साक्ष्य नहीं पढ़े गए हैं। तो ऐसी लिपि थी जिनको नहीं पढ़ा गया है, इसलिए इस लिपि को अज्ञात लिपि के नाम से जाना जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा अपना बी, अज्ञात। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता जो थे वो कौन से थे। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता जो माने गए हैं वो इंद्रदेव को माने गए हैं। इंद्रदेव वर्षा के देवता कहलाते हैं, ऐसा माना गया। इंद्रदेव को ऋग्वेद का सबसे अच्छा देवता, सबसे प्रमुख देवता माना गया है। मगर इंद्रदेव बदनाम हो गए हैं सती के चक्कर में, मतलब बदनाम हो गया था ना, कलंक लग गया था इनके ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब ये शरीर को कहाँ पर त्यागा था इनने, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जो महान परिनिर्वाण है वो एक क्या बोलते हैं उसको, भिक्षुक के यहाँ सुअर का मांस खाने से हो गया था। और ये कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में, ठीक है। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा अपना कुशीनगर। क्वेश्चन 18, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन से प्रेम विवाह था। ठीक है, स्वाभाविक बात है, अभी भी होते हैं, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, ठीक है ना। तो वैदिक काल में ज़्यादा प्रचलित है, अब कम हो गए हैं, अब सिर्फ 2 विवाह को मानते हैं, ठीक है। नाम तो अलग अलग दे ही देते हैं मगर 2 विवाह को ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था, प्रेम विवाह, लव मैरिज, ठीक है। तो वो उसको माना जाता है गंधर्व विवाह, सबसे ज़्यादा प्रचलित अभी भी है ये, ठीक है। प्रेम विवाह होते रहता है, ठीक है, गंधर्व विवाह को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है ना। तो लोथल जो था वो अपने को पता है गुजरात में है और ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा बी, बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 20, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित हैं, ठीक है ना। तो सबसे अधिक जो है वो सिंधु नदी के करीब स्थित है। चलिए आंसर ऑप्शन देखते हैं अपन। हो, सिंधु नदी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। नर्मदा है, सरस्वती है, गंगा है और गोदावरी, 4 ऑप्शन है अपने पास। तो क्वेश्चन है अपने पास कि किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक है। तो अपने को पता है कि सिंधु नदी, मगर सिंधु नदी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर अपने को लगाना सरस्वती नदी, क्योंकि सबसे प्राचीन नदी जो माना गया और सबसे पवित्र नदी जो माना गया था ऋग्वेद में वो सरस्वती नदी को माना गया था। हालांकि अब ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती, और सिंधु ऑप्शन में तो पहले सिंधु को अपन प्राथमिकता देंगे। क्वेश्चन 21, निम्नोक्त में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है, ठीक है। कौन सा स्थान ऐसा है जो भारत में नहीं है, तो अपना ऑप्शन देखिए, नांदेड़, ठीक है, भारत में है, केशवगढ़ साहिब ये भी भारत में, पाउंटा साहिब ये भी भारत में, ननकाना साहिब ये पंजाब नहीं, ये पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा अपना ननकाना साहिब, ये हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, तवल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है। ऐसा माना जाता है कि तवल चोंगली जो है वो किस लोक नृत्य है, किस राज्य का लोक नृत्य माना जाता है तवल चोंगली को। तो तवल चोंगली जो है वो हालांकि सबसे प्रमुख की बात करें तो वो है असम का, ठीक है ना, मगर ये आंध्र में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है ये, ठीक है। तो ये है असम। क्वेश्चन 23 देखेंगे। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लक्षद्वीप के लोग जो हैं वो मलयालम बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग की जो प्रमुख भाषा वो कौन सी है, मलयालम।
क्वेश्चन नंबर 24 देखें, पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किसके विशेषज्ञ हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादक है, संतूर बजाते हैं, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा डी संतूर। क्वेश्चन 25, गिद्धा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य माना गया है? तो गिद्धा जो है वो थोड़ा सा वो देखते हैं ना अपन, पोंगल मतलब लोहड़ी जिसको बोलते हैं अपन, उस समय पे किया जाता है ये, और ये हाथ में डंडे लेके करते हैं। तो ये है जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। तो गिद्धा जो है भारत के किस राज्य का है? पंजाब का है। क्वेश्चन 26, बृहदेश्वर मंदिर जो है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है तंजावुर में, तंजौर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर? तंजौर में है, जिसको अपन तंजावुर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 27, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो गणेश चतुर्थी का त्यौहार जो है सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, और ये शुरू किया था महाराष्ट्र से, और अभी भी वहाँ पर मनाया जाता है बहुत ज़्यादा धूमधाम से, ठीक है। तो गणेश चतुर्थी का त्यौहार बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था और महाराष्ट्र से शुरू किया था, और ये अभी भी वहाँ पर बोलते हैं लाल बाग के जो गणेश जी वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। तो कहाँ पर मनाया जाता है धूमधाम से? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 28, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो मैथिली भाषा जो है सबसे ज्यादा बिहार में बोली जाती है, ठीक है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो बहुत अच्छी शहनाई बजाते हैं, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? शहनाई के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो रथ यात्रा जो है वो भगवान जगन्नाथ में मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि बलराम, कृष्ण और उनकी जो बहन है, ये तीनों को रथ पे बिठा करके भ्रमण किया जाता है, मामा के घर जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, ऐसा कुछ कहावत है एक, ठीक है। तो वो कौन सी है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। चलिए क्वेश्चन 31, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस राज्य में स्थित है? तो अपने को पता है कि माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली नदी द्वीप जो है कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ये जो है वो असम में स्थित है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा बी असम। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, कंचनजंगा स्थित है, कंचनजंगा कहाँ पर है? तो कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, और मैंने आपको बताया था पहले भी कि अपने को इनकी सबकी हाइट पता होना चाहिए, किस पर्वत की हाइट कितनी है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका रहा काम कि कंचनजंगा की हाइट कितनी है, ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। और रूल्स पता है, जिसका आंसर सही उसको लाइक मिलेगा, जिसका आंसर गलत उसको डिसलाइक मिलेगा, ठीक है। तो कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। इसकी ऊंचाई कितनी है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से, फटाफट अभी कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? भयंकर बुरी आबादी है बिहार की, तो बिहार जो है वो सबसे घनी आबादी वाला राज्य माना जाता है। क्वेश्चन 34, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, ठीक है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा सी राजस्थान। क्वेश्चन 35, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो कामाख्या देवी मंदिर जो है वो असम का है, ठीक है ना। अभी तक देखना गलत फहमी है सभी लोगों की, ऐसा माना जाता है ना कि माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, ठीक है, गलत फहमी है। क्योंकि माँ दुर्गा के देवी के जो है वो 9 रूप हैं, ठीक है, मगर जो उनके ओरिजिनल स्वरूप हैं वो कितने? वो 3 हैं। ऐसा माना गया है कि देवी के जो है वो ओरिजिनल स्वरूप कितने हैं? 3 माने गए हैं। कौन कौन से? तो पहला जो माना गया है वो माना गया है जम्मू कश्मीर JNK में, ठीक है, वैष्णो देवी। दूसरा माना गया है PV पश्चिम बंगाल, कलकत्ता देवी, काली देवी, कलकत्ता वाली काली देवी। और तीसरा माना गया है असम, ठीक है, ये माना गया है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी, पश्चिम बंगाल में काली देवी और असम में कामाख्या देवी, ये 3 जो है वो मुख्य रूप माने गए, बाकी जो है वो अन्य रूप माने गए, जैसे कि शारदा मैया, मेहर सलगनपुर वाली मैया, और बाकी जो भी हैं वो सब अन्य रूप माने गए हैं इनके, और 3 जो है वो ओरिजिनल हैं, ठीक है। चलिए, तो कामाख्या जो है वो कहाँ पर है? असम में है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो कौन सा मरुस्थलीय जिला नहीं? ऑप्शन देखेंगे
वो है कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। तीनों जो है वो है मरुस्थलीय जिला है, मगर कोटा जो है वो मरुस्थलीय जिला नहीं है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा कोटा। क्वेश्चन नंबर 37, सर क्रिक निवेशिका कहाँ स्थित है? जी हाँ, इसको बहुत से लोग राजहर क्रिक के नाम से जानते हैं, बहुत से लोग सर क्रिक के नाम से जानते हैं। तो ये जो है वो गुजरात में स्थित है, भारत पाकिस्तान की सीमा पर। और ये एक सार्वजनिक विवाद भी चल रहा है, जिसमें भारत वाले इसको झील बताते हैं और पाकिस्तान वाले इसको दलदल बताते हैं। ठीक है, तो राजहर क्रिक यानी सर क्रिक जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में है, और ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर लगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपना ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा लगती है? तो वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आज आपको एक कमेंट और करना है, कौन सा? कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो कितने राज्यों के साथ, ये तो पता चल गया आपने कि सबसे ज्यादा सीमा जो उत्तर प्रदेश की लगती है, मगर कितने राज्यों के साथ, ये भी कमेंट के माध्यम से बता। 2 कमेंट लगेंगे आपके। पहला कमेंट कि सिक्किम की हाइट कितनी है कंचनजंगा की, और दूसरा कमेंट कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाले पेटम यानी धब्बे जो है वो क्या है? जी हाँ, छोटा नागपुर पठार में जो धब्बे मिलते हैं देखने को, वो लेटराइट के मिलते हैं। किसके? लेटराइट के, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए, लेटराइट निक्षेप। क्वेश्चन 40, रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा निर्धारित करती है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए, भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन 41 देखेंगे, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो विश्व में कॉफी सबसे ज्यादा जो होती है ब्राजील में होती है, उत्पादक जो है वो कहाँ का है? ब्राजील है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ये नकली सेब भी बना लेता है ये, तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो है वो है चीन। ठीक है, नकली बना लेगा ये। क्वेश्चन नंबर 43, मलेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो मलेशियन द्वीप समूह जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित देशों में से किसे वनभूमि कहा जाता है? जी हाँ, देश वनभूमि कहा जाता है बेल्जियम को। ठीक है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए, बेल्जियम। बेल्जियम को वनभूमि के नाम से जाना जाता है, जैसे उगता देश की भूमि, डूबते देश की भूमि कहते हैं ना, ये सब। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित देशों में से किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? सबसे ज्यादा खेती जो है वो कहाँ पर की जाती है प्रतिशत के अनुसार? ठीक है, तो वो की जाती है कनाडा में। कनाडा में जो है सबसे ज्यादा खेती की जाती है। क्वेश्चन 46, इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे रॉबर्ट बालपोल, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट बालपोल। क्वेश्चन 47, अफीम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? अफीम युद्ध जो है वो किन 2 देशों के बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था ब्रिटेन और चीन के बीच में, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 48, जेंदा अवस्था निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? तो जेंदा अवस्था जो है वो पारसियों की है, जैसे कि अपने यहाँ गीता होती है। ठीक है, हिंदुओं की जो है ना गीता रामायण को माना गया है, मुसलमानों की कुरान होती है, ईसाइयों की बाइबिल होती है। इसी प्रकार जेंदा अवस्था जो किसकी है? पारसियों की है। क्वेश्चन 50, लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है जो नहीं उजड़ा है, लगातार बसा है ये? ठीक है, ऐसा माना गया सिंधु सभ्यता सबसे पुरानी है, अपना वाराणसी शहर भारत का सबसे पुराना है, मगर ये उजड़े हैं, ये उजड़ चुके हैं बीच में। मगर बात हुई लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर जो है वो कौन सा? तो वह है दमिश्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, यह किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रांस के लुई 14वें ने। ठीक है, किसने कहा था ये? फ्रांस के लुई 14 ने। 14 देखना सही लिखा है ना, XIV, इसको 14 बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि X जो होता है वो 10 और ये होता है 4, तो ये होता है 14वां। ठीक है, तो फ्रांस के लुई 14वें ने कहा था। ठीक है दोस्तों, आज का अपना पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ है और 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपन पार्ट नंबर 6 के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय आरक्षक। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।